रंजीत को जेल की सलाखों के पीछे देखते हुए शिवगढ़ की हवेली में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। पुलिस की गाड़ी जब उसे ले जा रही थी तो कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो आदमी जो कभी अपने रुतबे का घमंड करता था, आज सिर झुकाए बैठा था। सुधा अब इस हवेली की अकेली मालकिन थी, लेकिन उसके दिल में कोई बदला या खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद का सुकून होता है। एक दिन नलिनी उसके पास आई, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े हुए। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं जानती थी। मुझे लगा था मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और का घर उजाड़ कर बैठी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई मायका भी नहीं है जो मुझे अपनाएगा। सुधा ने उसे गले लगाया। घर तुमने नहीं उजाड़ा नलिनी, उस आदमी ने उजाड़ा जिसने हम दोनों को अंधेरे में रखा। हवेली बहुत बड़ी है, उसमें हम दोनों के लिए जगह है। नलिनी हैरान रह गई। लेकिन दीदी, लोग क्या कहेंगे? सुधा मुस्कुराई। समाज ने जब मुझे उल्टा कहा था तब मैंने उसकी नहीं सुनी। अब जब मैं तुम्हें सहारा दूंगी तो वो क्या कहेगा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों उस आदमी के नाम के बिना अपनी पहचान बनाएंगे। तुम पढ़ी लिखी हो नलिनी, मुझे स्कूल चलाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। और इस तरह हवेली का रूप बदलने लगा। दीवारों पर लगे पुराने राजाओं के चित्र हटा दिए गए, उनकी जगह बच्चों की ड्राइंग्स और अल्फाबेट्स लग गए। बड़े कमरे क्लासरूम बन गए, आंगन में झूले लग गए, और सबसे खास बात, हवेली के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा, सांझ सवेरा कन्या विद्यालय। एक महीने बाद 25 लड़कियां दरी पर बैठकर पहाड़े याद कर रही थी। नलिनी उन्हें इंग्लिश पढ़ा रही थी और अकाउंट्स भी संभाल रही थी। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई मतलब आया है। रंजीत की अम्मा, जो कभी सुधा को घर से निकालने की बात करती थी, अब उसी के सहारे जी रही थी। उम्र ने उसे विनम्र बना दिया था। एक शाम सुधा छत पर चाय पी रही थी जब उसे पैरों की आवाज सुनाई दी। उस आहट को पहचानने में उसने 10 साल बिताए थे। केशव वापस आया था। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर आया, वही आंखें जिन्होंने 10 साल इंतजार किया था, लेकिन अब उनमें कुछ अलग था, जैसे कोई फैसला ले लिया हो। तो अब सब ठीक हो गया। रंजीत को सजा मिल गई, नलिनी भी सेटल हो गई, स्कूल भी चल पड़ा। तुमने जो चाहा था वो हासिल कर लिया। सुधा ने चाय का कप रखा। क्या वाकई तुम्हारा काम खत्म हो गया केशव, या तुम्हें लगता है कि एक विधवा और एक कुंवारे मर्द का एक छत के नीचे रहना फिर से लोगों को बातें बनाने का मौका देगा? केशव ने सिर हिलाया। लोग बातें बनाएंगे सुधा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नई इज्जत पर कोई दाग लगे। सुधा खड़ी हो गई, उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। दाग कपड़ों पर लगते हैं केशव, रूह पर नहीं। और मैंने जीना सीख लिया है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर मैंने फैसले लिए होते तो आज मैं उसी कोठरी में दम तोड़ चुकी होती। केशव चुप था। सुधा ने आगे कहा, इस स्कूल को एक प्रिंसिपल की जरूरत है, एक ऐसे आदमी की जो उन बच्चियों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि दुनिया से लड़ना सिखाए, जो उन्हें प्रेमचंद पढ़ा सके। क्या तुम मेरी फीस के बदले ये नौकरी करोगे? ये प्रपोजल शादी का नहीं था। सुधा दोबारा शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। ये प्रपोजल साथ का था। केशव की आंखों में एक चमक आई। तनख्वाह क्या मिलेगी? सुधा मुस्कुराई। 2 वक्त की इज्जत की रोटी और शाम की चाय मेरे साथ, इसी छत पर। मंजूर है? केशव ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो टूटा हुआ चूड़े का टुकड़ा था जो उसने 10 साल पहले उठाया था। उसने उसे छत से नीचे फेंक दिया। सौदा मंजूर है? उस रात हवेली में 2 दिए जले, एक सुधा के कमरे में, एक केशव के कमरे में। कोई दहलीज नहीं थी उनके बीच, सिर्फ समझ थी, सिर्फ साथ था। हर कहानी का अंत मिलन या बिछड़ना नहीं होता। कभी कभी अंत एक नई शुरुआत होता है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें कोई बंधन नहीं, सिर्फ साथ होता है। कहानी का अंत एक पूर्ण विराम पर नहीं बल्कि एक अर्ध विराम पर हुआ, क्योंकि जिंदगी चलती रहेगी और साथ भी। सांझ सवेरा स्कूल में बच्चियों की हंसी गूंजती रहेगी। नलिनी अपना नया जीवन जीती रहेगी और सुधा और केशव 2 दियों की तरह अपना उजाला फैलाते रहेंगे, बिना किसी दहलीज के, बिना किसी बंधन के। यही तो है जिंदगी का असली मतलब, अपनी शर्तों पर जीना, अपने फैसले करना और साथ निभाना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।